मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। हम लोग कल देखे थे जो ह्यूमन BOHS का एग्ज़ाम हुआ था 12 तारीख को, ह्यूमन फिजियोलॉजी का। तो कल जो हम लोग एनालिसिस देखे थे वो था आपका पैरामेडिकल कोर्सेज़ का, जैसे कि BRIT, BOTT, B ऑप्थेल्मोलॉजी, इन सब कोर्सेज़ का जो क्वेश्चन था उसको हम लोग कल कवर किए थे। आज हम लोग देखते हैं जो फिजियोथेरेपी का क्वेश्चन है उनको आज हम लोग कवर करेंगे। तो फिजियोथेरेपी का जो क्वेश्चन है उसको आज हम लोग कवर करते हैं। देखते क्या है कि ये बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी BPTH एंड बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी का जो क्वेश्चन पेपर था उसको हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग को जो जनरल इंस्ट्रक्शन है, जो क्वेश्चन पेपर था वो टोटल 3 भाग में बांटा हुआ था, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C। ठीक है, सेक्शन A में जो था वो था आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसमें आपको सारे बनाने थे, और जो सेक्शन B था उसमें शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन थे जिनमें आपको 6 क्वेश्चन दिए गए थे लेकिन आपको 4 बनाने थे, और जो लॉन्ग क्वेश्चन था उसमें से आपको एनी 3 बनाना था। ये जो यूनिवर्सिटी ने पैरामीटर सेट किया था उसके अनुसार आपको फॉर्मुलेट करना था। ये इस वे में क्वेश्चन फॉर्मुलेट हुआ था। तो हम लोग देखते हैं एनालिसिस। सबसे पहले सेक्शन A का पहला जो था फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में जो पहला क्वेश्चन था वो था विटामिन B12 is absorbed in, विटामिन B12 जो है वो कहाँ एब्जॉर्ब होता है। विटामिन B12 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है हमारे बॉडी के लिए, क्योंकि ये क्या करता है हमारे बॉडी को, हमारे बॉडी में एरिथ्रोपोएसिस प्रोसेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एरिथ्रोपोएसिस प्रोसेस में मतलब कि आरबीसी के फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये हमारा बॉडी सिंथेसाइज नहीं करता है, इसको हमको एब्जॉर्ब करना पड़ता है। तो ये एब्जॉर्ब होता कहाँ है, हमारे इंटेस्टाइन में, इलियम में। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके इलियम में इसका एब्जॉर्प्शन होता है, और इसको एब्जॉर्ब करने के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल। इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल जो कि इसको एब्जॉर्ब करने में मदद करता है विटामिन B12 को। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इलियम विच इज लोकेटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, नेक्स्ट जो सेकेंड फिल इन द ब्लैंक्स था वो था आपका CO पॉइजनिंग इज अ टाइप ऑफ डैश हाइपोक्सिया। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग ये किस टाइप का हाइपोक्सिया का एग्जाम्पल है, क्वेश्चन ये पूछा गया है। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग इज अ टाइप ऑफ डैश हाइपोक्सिया। अब हाइपोक्सिया बहुत टाइप का होता है। ठीक है, हाइपोक्सिया मतलब कि जब हमारे सेल्स को इनसफिशिएंट ऑक्सीजन मिलता है उस कंडीशन को हम लोग हाइपोक्सिया बोलते हैं। तो बहुत टाइप का हाइपोक्सिया है, स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया, ठीक है, एनीमिक हाइपोक्सिया, ठीक, और उसमें एक टाइप आता है जिसमें हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया बोलते हैं, जो कि हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया में ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड का पॉइजनिंग होता है, ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है, इट इज अ टाइप ऑफ हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, sodium potassium pump, the coupling ratio is, in a sodium potassium pump the coupling ratio is, तो कपलिंग रेशियो सोडियम पोटेशियम पंप जो चलता है, ठीक है, जो कि एक फॉर्म ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, उसमें जो कपलिंग रेशियो, अब ये कपलिंग रेशियो कहने का मतलब क्या हो गया कि कितना सोडियम बाहर जाता है और कितना पोटेशियम जो है वो हमारा अंदर आता है, उस रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, कपलिंग रेशियो। ठीक है, कि जब सोडियम पोटेशियम पंप काम करता है तो कितना सोडियम बाहर जाता है और उसके बदले में कितना सोडियम अंदर आता है, इन दोनों के वजह से जो हमारा इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है वो एक रेशियो ऑब्टेन होता है, उस रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, कपलिंग रेशियो। तो कितना सोडियम, 3 सोडियम जो है वो बाहर निकलता है और उसके बदले में
2 पोटेशियम जो है वो इनसाइड की ओर आता है। ये हमारा कपलिंग रेशियो का वैल्यू है। होप सो ये भी क्लियर है आप लोग को। नेक्स्ट, इन अ नॉर्मल इंडिविजुअल एरिथ्रोपोएसिस इज कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज? इन अ नॉर्मल इंडिविजुअल एरिथ्रोपोएसिस is completed in how many days? तो यहाँ पे आप 5 से 7 दिन लिखोगे तो आपका जो ऑप्शन है, अगर आप 5 भी लिखते हो दैट इज ऑल्सो करेक्ट, 6 भी लिखते हो दैट इज ऑल्सो करेक्ट, 7 भी लिखते हो दैट इज ऑल्सो करेक्ट, लेकिन एक वैल्यू है दैट इज 5 से 7 दिन इसको लगता है एरिथ्रोपोएसिस को पूरा कंप्लीट होने में इन एन एडल्ट लाइफ। तो एरिथ्रोपोएसिस आप लोग जानते हैं क्या होता है। व्हाट इज एरिथ्रोपोएसिस? एरिथ्रोपोएसिस इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन, प्रोलिफरेशन, मैच्योरेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एरिथ्रोपोएसिस। हिमेटोपोएसिस अलग है। हिमेटोपोएसिस में जितने भी रेड ब्लड सेल्स हैं उनके फॉर्मेशन को हिमेटोपोएसिस बोलते हैं, और एरिथ्रोपोएसिस किसको बोलते हैं? सिर्फ अगर आरबीसी का फॉर्मेशन, मैच्योरेशन की बात करें तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एरिथ्रोपोएसिस। इसके बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। जनरली जब इंसान 20 साल से कम ये एज में रहता है तो ये कहाँ पे बनता है? बोन मैरो में बनता है, ठीक है। और लेकिन जैसे ही बोन 20 साल से ऊपर जाता है एडल्ट में, तो ये कहाँ पे आ जाता है, कहाँ से बनना चालू हो जाता है? जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, जितने भी लॉन्ग बोन के बोन मैरो है 20 साल से नीचे उसमें बनता है, और जब 20 साल से ऊपर चले जाते हैं तो ये कहाँ पे बनता है? वर्टिब्रल कॉलम और भी अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में बनने लगता है। अगर मान लीजिए हमारा किसी भी कारण से लॉन्ग बोन डिस्ट्रक्ट हो गया या बोन मैरो में कुछ डिफॉर्मिटी आ गई जिसके वजह से हमारा जो आरबीसी था उसका प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, कोई पैथोजन के वजह पैथोलॉजी के वजह से आरबीसी में, तब फिर हमारा ये आरबीसी का जो प्रोडक्शन होता है, एरिथ्रोपोएसिस कहाँ होता है? लिवर एंड स्प्लीन में होता है, ठीक है। तो ये जनरली होता है। इसके बहुत सारे स्टेजेस होते हैं और ये पूरा कितना लेता है? 5 से 7 दिन लेता है कंप्लीट करने में। तो ये था पहला 4 क्वेश्चन का आंसर। पहला क्या था? विटामिन B12 इज अब्सॉर्ब्ड इन द इलियम ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। CO2 पॉइजनिंग इज अ टाइप ऑफ हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया, ठीक है। सोडियम पोटेशियम पंप, द कपलिंग रेशियो इज 3 सोडियम आउट एंड 2 पोटेशियम इनसाइड, एंड इन नॉर्मल इंडिविजुअल एरिथ्रोपोएसिस इज कंप्लीटेड इन 5 to 7 डेज। ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट आ जाइए। ड्यूरेशन ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल इन कार्डियक साइकिल इज, जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है कार्डियक साइकिल में, ठीक है, कार्डियक साइकिल में इसमें पूछा क्या गया है कि जो ड्यूरेशन है वेंट्रिकुलर सिस्टोल का, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, इसमें पूरा नहीं पूछा है। ड्यूरेशन ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ड्यूरेशन ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल इन कार्डियक साइकिल, इन कार्डियक साइकिल इज, आप देखिए हम लोग को सबको को पता है कि जो कार्डियक साइकिल है वो टोटल कितने ड्यूरेशन का होता है? 0.8 सेकेंड का होता है, 0.8 सेकेंड का होता है। इसमें 2 इवेंट्स होते हैं, ठीक है, एक है एट्रियल इवेंट्स, दूसरा होता है वेंट्रिकुलर इवेंट। एट्रियल इवेंट में क्या होता है? सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल एंड एट्रियल डायस्टोल। और वेंट्रिकुलर इवेंट में फिर 2 होगा, एक होगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड दूसरा होगा वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो सबका ड्यूरेशन फिक्स्ड है। एट्रियल सिस्टोल जो होता है 0.1 सेकेंड, एट्रियल डायस्टोल 0.7 सेकेंड, ठीक है, ये होता है इसमें। और जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है वो होता है टोटल 0.3 सेकेंड और जो डायस्टोल होता है 0.5 सेकेंड, ठीक है। तो ये जो टोटल ड्यूरेशन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्डियक साइकिल। तो जो कार्डियक साइकिल होता है उसमें पूछा क्या है कि जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है उसका क्या ड्यूरेशन है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 0.3 सेकेंड। इट इज द करेक्ट आंसर फॉर वेंट्रिकुलर सिस्टोल।
नेक्स्ट आ जाइए, ऑक्सीटोसिन इज सिक्रीटेड बाय डैश ग्लैंड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था ऑक्सीटोसिन जो है वो कौन से ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट होता है। ऑक्सीटोसिन आप लोगों को पता है, ऑक्सीटोसिन जो है वो कौन सा ग्लैंड सिक्रीट करता है, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है। ऑक्सीटोसिन इज सिक्रीटेड बाय डैश ग्लैंड, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप पिट्यूटरी ग्लैंड भी लिख सकते हो, या और इलैबोरेट करना है तो आप यहां पे लिख सकते हो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी, कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में, ठीक है, जो BRIT और बी ऑप्थेल्मिक के क्वेश्चन में देखे थे, LHN FSH वाला जो क्वेश्चन था। यहाँ पे जो क्वेश्चन आया है वो है आपका डायरेक्ट कि ये हार्मोन कौन सा ग्लैंड सिक्रीट करता है। तो ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट का, पोस्टीरियर पिट्यूटरी दो हार्मोन सिक्रीट करता है, एक है आपका ADH, दूसरा है आपका ऑक्सीटोसिन, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, stimulation of parasympathetic nerve result in dash of pupil. Stimulation of parasympathetic gland results in dash of pupil। ये पूछ क्या रहा है, इफेक्ट दो जो सिस्टम है हमारे, ठीक है, जो हमारे सिस्टम है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के, उसमें है आपका पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, सिंपैथेटिक सिस्टम हमारे बॉडी को अलर्ट मोड में ले जाता है और जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है वो हमारे बॉडी को किस मोड में ले जाता है, रिलैक्सेशन मोड में ले जाता है। तो प्यूपिल डायलेट होगा, मतलब कि ज़्यादा अमाउंट, प्यूपिल एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक अपर्चर है जो कि आई में प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, लाइट को एंट्री करने में मदद करता है। तो अगर हमको अलर्ट होना है तो हमारा प्यूपिल क्या हो गया, डायलेट होगा, और जब हम नॉर्मल कंडीशन में हैं तो हमारा प्यूपिल जो क्या रहेगा, वो कॉन्स्ट्रिक्टेड रहेगा। तो जो हमारा प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्टेड रहता है उस कंडीशन को हम लोग मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं, मियोसिस। तो ये क्या कर सकता है, मियोसिस ऑफ द प्यूपिल, या आप लिख सकते हैं कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द प्यूपिल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मियोसिस और कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द प्यूपिल। अगर आप मियोसिस भी लिखे हो या कॉन्स्ट्रिक्शन भी लिखे हो, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट, डेफिशिएंसी ऑफ ADH लीड्स टू, डेफिशिएंसी ऑफ ADH लीड्स टू, ADH का फुल फॉर्म एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। अगर एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की कमी हो जाएगी हमारे बॉडी में तो हमको कौन सा बीमारी होगा, डेफिशिएंसी ऑफ ADH लीड्स टू डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस, डायरेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CSF इज डैश पर डे। कितना CSF हमारे बॉडी में एक दिन में बनता है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CSF मीन्स सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इज डैश पर डे। एक दिन में कितना CSF हमारे बॉडी में बनता है, तो कितना बनता है, 500 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ये हमारे बॉडी में 500 ml जो होता है वो एक दिन में हमारा बनता है CSF, ठीक है। नेक्स्ट, मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड दैट कैन बी अप्रिशिएटेड बाय ए ह्यूमन ईयर इज। कितना साउंड हमारे कान जो है, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कितना इंटेंसिटी या कितना स्ट्रेंथ का साउंड हमारे कानों के लिए अच्छा है या हमारा कान बियर कर सकता है, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं 40 हर्ट्ज से ज़्यादा साउंड होता है तो वो नॉन ऑडिबल के कैटेगरी में आ जाता है और वो हार्श साउंड के कैटेगरी में आता है। तो हमारा कान कितना हर्ट्ज का साउंड तक को बियर कर सकता है, तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे 20 हर्ट्ज, ठीक है। तो मिनिमम जो साउंड हमारा कान होल्ड कर सकता है वो क्या है, 20 हर्ट्ज। मिनिमम
साउंड इंटेंसिटी जो हमारा कान बियर्स कर सकता है वो कितना होता है 20 हर्ट्ज। ठीक है, होप सो सारा क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर है। एक बार मैं दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ। विटामिन B12 इज एब्जॉर्ब्ड इन द इलियम ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर आप इलियम लिखे हैं तो वेल एंड फाइन, अगर आप स्मॉल इंटेस्टाइन लिखे हो तो इट डिपेंड्स ऑन द मूड ऑफ द एग्जामिनर। जो कॉपी आपका चेक कर रहे हैं, जो एग्जामिनर हैं, उनके मूड पे डिपेंड करता है कि वो आपको स्मॉल इंटेस्टाइन पे नंबर दे सकते हैं या पूरा आप लिखे हैं तभी आपको नंबर देंगे। लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा इलियम ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये इसका एप्रोप्रिएट आंसर है। ठीक है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग इज अ टाइप ऑफ डैश हाइपोक्सिया, हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। डायरेक्ट क्वेश्चन। सोडियम पोटेशियम पंप, द कपलिंग रेशियो इज 3 sodium out and 2 potassium inside. In a normal individual, erythropoiesis is completed in how many days? 5 to 7 days. Duration of ventricular systole in cardiac cycle is 0.3 second. Oxytocin is secreted by posterior pituitary gland, या आप न्यूरोहाइपोफाइसिस भी लिख सकते हैं, वो भी आपके लिए करेक्ट होगा। नाउ स्टिमुलेशन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स रिजल्ट्स इन, या तो कॉन्स्ट्रिक्शन लिख सकते हैं, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द प्यूपिल, या आप डायरेक्टली मेडिकल टर्म में मियोसिस ऑफ द प्यूपिल भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, डेफिशिएंसी ऑफ ADH लीड्स टू डायबिटीज इंसिपिडस। डायरेक्ट क्वेश्चन। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CSF इज 500 ml पर डे। एक दिन में 500 ml CSF हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड दैट कैन बी अप्रिशिएटेड बाय अ ह्यूमन ईयर इज डैश हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फिल इन द ब्लैंक्स, ये डायरेक्ट था। नेक्स्ट आ जाइए शॉर्ट नोट्स। सेक्शन बी में आते हैं शॉर्ट नोट्स में। सेक्शन बी देखते हैं। इसमें इन्होंने टोटल कितने क्वेश्चन पूछे हैं? 7 क्वेश्चंस इन्होंने लिखे हैं। उसमें से आपको आंसर कितना करना है? सिर्फ ओनली 4। एंड राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 4। आपको लिखना कितना है? एनी 4 लिखना है, सिर्फ 4 लिखना है। ठीक है, मार्किंग है वो है आपका 5 into 4, that is 20 marks। क्वेश्चन पेपर में आपका प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है, 50 लिख दिया है, पर 5 into 4 जो होगा वो आपका होगा 20। यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में आपका प्रिंटिंग मिस्टेक है, 5 into 4 उसने 50 लिख दिया है, पर वो 50 नहीं है, 5 into 4 20 होगा। तो मतलब कि आपको 4 क्वेश्चन करने हैं और एक क्वेश्चन पे आपको कितना नंबर दिया जाएगा? 5 नंबर दिया जाएगा, 5 मार्क्स आपको दिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया पैटर्न। जो पहला क्वेश्चन था दैट इज योर न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन। तो इसमें आपको लिखना क्या है? न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन। ठीक है, तो न्यूरोमस्कुलर नाम से पता चल रहा है, न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन कैसा टाइप का ट्रांसमिशन है? नर्वस ट्रांसमिशन है। सबसे पहला इसका डेफिनेशन, व्हाट इज न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन? तो क्या है ये? इट इज अ टाइप ऑफ ट्रांसमिशन विच अकर्स अलोंग द न्यूरॉन एंड मस्कुलर या स्केलेटल मसल जंक्शन। एक लाइन में आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं कि वैसा ट्रांसमिशन किस चीज का होता है हमारे बॉडी में? इंपल्स का। तो द प्रोसेस ऑफ इंपल्स ट्रांसमिशन विच अकर्स अक्रॉस द न्यूरोनल एंडिंग एंड skeletal muscle plate is termed as neuromuscular transmission। ठीक है, तो ये हो गया डेफिनेशन। दूसरा, आप इसके कंपोनेंट्स लिख सकते हो कि न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन में क्या क्या कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो आप इसको किस फॉर्म में लिख सकते हो? डायग्रामेटिक फॉर्म में बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हो, डायग्रामेटिक फॉर्म में। तो डायग्रामेटिक फॉर्म में आपको बनाना क्या है? एक न्यूरॉन ऐसे बनाना है, ठीक है, दूसरा ऐसे न्यूरॉन बनाना है। ठीक है, एक न्यूरॉन में आपका प्रीसिनेप्टिक नॉब, प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन, इसमें आपका हो जाएगा पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये जो पूरा पॉइंट है इसको हम लोग क्या बोल दिए? सिनैप्स बोल दिए। ठीक है, ये हो गया आपका प्रीसिनेप्टिक नॉब।
मेम्ब्रेन, ये हो गया पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, आपके बीच बीच में यहाँ पे है सेमिनल ये क्या बोलते हैं, यहाँ पे आपका छोटा छोटा वेसिकल्स है, सिनेप्टिक वेसिकल्स जिसको बोलते हैं, या सिनेप्टिक नॉब्स भी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सिनेप्टिक वेसिकल या सिनेप्टिक नॉब। ठीक है, इसके अंदर क्या रहता है, एसिटाइल कोलिन रहता है जो कि एक न्यूरोट्रांसमिशन है, एसिटाइल कोलिन जो कि इम्पल्स को ट्रांसमिट करने में मदद करता है, एसिटाइल कोलिन। ठीक है, यहाँ पे जो गैप है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, और इधर क्या है, ये फर्स्ट न्यूरॉन हो गया मेरा, ये यहाँ पे सेकंड न्यूरॉन हो गया। सेकंड न्यूरॉन के यहाँ रिसेप्टर्स रहते हैं। ठीक है, जो रिसेप्टर्स जो पिक करेंगे और फिर जो है अंदर न्यूक्लियस के पास लेकर के जाएंगे इम्पल्स को। अब आप इस डायग्राम को बना करके जितना अच्छा से एक्सप्लेन कर देंगे उतना अच्छा आपको मार्क्स मिलेगा। कोशिश आपको ये करना है कि जब भी आप कोई शॉर्ट नोट या लॉन्ग नोट को एक्सप्लेन करें तो आप ध्यान दें कि उसको डायग्रामेटिक फॉर्म में या चार्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। आप ऐसे फॉर्म में लिखेंगे तो ठीक है, आपको मार्क्स तो दिया जाएगा, नो डाउट, आपने करेक्ट लिखा है तो। लेकिन अगर आप उसको डायग्रामेटिक फॉर्म में या चार्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा और प्लस पॉइंट रहेगा आपको मार्क्स फेच करने में। अगर आप ये 4 कंपोनेंट लिख करके आते हैं अपने पेपर में रिगार्डिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus। नेक्स्ट जो है सेकेंड शॉर्ट नोट, दैट इज योर juxtaglomerular apparatus। juxtaglomerular apparatus। तो इसमें आपको क्या लिखना है, सबसे पहले इसका डेफिनेशन, व्हाट इज जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus, इसका डेफिनेशन हम लोग लिख देंगे। नाम से पता चल रहा है जक्स्टा, जक्स्टा का मतलब क्या होता है, नियर। ठीक है, ग्लोमेरुलस के नियर जो एक स्ट्रक्चर है, ये क्या है, एक स्ट्रक्चर है जो कि कहाँ पे लाई करता है, नियर ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो जक्स्टा का मतलब होता है नियर, ग्लोमेरुलर का मतलब ग्लोमेरुलस। ठीक है, टफ्ट ऑफ कैपिलरी जो कि हमारा मोमेंट्स कैप्सूल में रहता है, नेफ्रॉन ऑफ द किडनी में। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus। तो वो हो जाएगी इसकी डेफिनेशन। उसके बाद इसका कंपोनेंट्स होता है। ठीक है, इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है मैक्यूला डेंसा, ठीक है, फिर एक्स्ट्राग्लोमेरुलर मेसेंजियल, cells, and next is glomerular cells। ये 3 कंपोनेंट्स आप इसके लिखेंगे। नेक्स्ट आपका जो आएगा दैट इज योर डायग्राम, इसका जो डायग्राम है वो आप बनाएंगे। ठीक, फिर नेक्स्ट है इसका फंक्शन। ये जो JJA है, जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus, इसका काम क्या है, हमारे बॉडी में ये 2 हार्मोन सिक्रीट करता है। ठीक है, एक हार्मोन है आपका रेनिन और दूसरा हार्मोन है आपका प्रोस्टाग्लैंडिन। बस यही इसका 2 फंक्शन है। अब जो रेनिन हार्मोन है, ठीक है, ये हमारे बॉडी में RAAS सिस्टम को कंट्रोल करने में मदद करता है। ठीक है, और प्रोस्टाग्लैंडिन हमारे बॉडी में क्या करता है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने में मदद करता है। ठीक है, आप इसको जितना अच्छे से इलाबोरेट करके एक्सप्लेन कर दें तो आपके लिए उतना प्लस पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, आपको बस यही 4 हेडिंग में, पहला डेफिनेशन, दूसरा कंपोनेंट, तीसरा डायग्राम, चौथा फंक्शन। ठीक है, ये आप लिखोगे तो आपको अच्छा मार्क्स मिल सकता है। नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन था वो था आपका
विजुअल पाथवे, वेरी सिंपल। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, विजुअल पाथवे। विजुअल पाथवे क्या है? ऐसा पाथवे जो कि हमको देखने में मदद करता है, हमारे आंखों में जो देखने में हमको मदद करता है, दैट पाथवे इज टर्म्ड एज आपका विजुअल पाथवे। ठीक है, इसमें आपको लिखना क्या है? बिगिंस फ्रॉम रेटिना, रेटिना से चालू होगा। ठीक है, पासेस थ्रू द ऑप्टिक नर्व, ऐसे रेटिना से स्टार्ट हुआ, ऑप्टिक नर्व तक आया, फिर ऑप्टिक नर्व से ऑप्टिक चियाज्मा तक जाएगा, ऑप्टिक चियाज्मा से आपका जाएगा न्यूक्लियस तक। कौन सा? ऑप्टिकल ट्रैक्ट से होते हुए लैटरल जेनिकुलेट, ठीक है, लैटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस या बॉडी। ठीक है, और फिर लैटरल जेनिकुलेट बॉडी से मूव करने के बाद ऑप्टिक रेडिएशन एंड एंड्स इन विजुअल कॉर्टेक्स, ऑप्टिक रेडिएशन एंड एंड्स इन विजुअल कॉर्टेक्स एरिया ऑफ द ब्रेन, और फिर वहाँ से मोटर सिग्नल जाता है और हम लोग कोई भी चीज़ को आसानी से जो है वो देख पाते हैं। तो ये पाथवे आपको एक्सप्लेन करना है। सिर्फ अगर आप इतना भी बना देते हैं, और विजुअल पाथवे होता क्या है, मेन जो है आपका ये फ्लो चार्ट है। ठीक है, अगर आप इसके बारे में बता सकते हैं, रेटिना में कहाँ से कौन सेल्स हैं जो कि इसको पिक करते हैं। ठीक है, दो टाइप के सेल्स हैं, रॉड्स एंड कॉन सेल्स। ठीक है, ऑप्टिक नर्व क्या करता है, ऑप्टिक नर्व के बारे में आप 2 लाइन लिख दीजिए। अगर इस फॉर्म में आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं अपने आंसर को, तो यू कैन गेट गुड मार्क्स इन दिस विजुअल पाथवे ऑल्सो। होप सो ये भी क्लियर है आपको। नेक्स्ट आपका आ जाएगा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज योर ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। तो आपको एक कर्व बनाना है। कौन सा कर्व? इट इज अ सिग्मॉइड कर्व। सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे कि ये है क्या। तो इट इज अ सिग्मॉइड कर्व, सिग्मॉइड एस शेप कर्व है। ठीक है, विच इज ऑब्टेन्ड showing the relation between partial pressure of oxygen and hemoglobin saturation। ठीक है, ये एक साइड हम लोग पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लिखते हैं और एक साइड हीमोग्लोबिन सैचुरेशन लिखते हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन सैचुरेशन, एक साइड पार्शियल प्रेशर लिखते हैं। ठीक है, और ये एक एस शेप का कर्व बनाता है। इस वे में ये कर्व ऐसे जाता है। ठीक है, इस वे में ऐसे आपका जो है एक एस शेप बनाता है कर्व। ठीक है, ये आपका एस शेप कर्व होता है। ये इस फॉर्म में आपका एक कर्व होता है, एस शेप का कर्व आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो कर्व है वो शिफ्ट करता है। राइट की तरफ कब शिफ्ट करेगा, लेफ्ट की तरफ कब शिफ्ट करेगा। शिफ्ट टुवर्ड्स राइट and shift towards left। certain conditions में राइट की तरफ मूव करता है और कुछ कंडीशंस में लेफ्ट की तरफ मूव करना है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में आपको लिखना क्या है, इट इज अ ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस थ्रू प्रोटीन चैनल और कैरियर। It does not require energy and occurs along the concentration gradient। ठीक है, ये क्या है, एक टाइप नाम से पता चल रहा है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन करने का, डिफ्यूजन के प्रोसेस का डेफिनेशन सबसे पहले आप लिख दो, ट्रांसमिशन या ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट।
ठीक है। और इसमें क्या आपको देखना है, इट डज नॉट रिक्वायर एनी एनर्जी, कोई एनर्जी की इसमें ज़रूरत नहीं है। बहुत टाइप के फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे ट्रांसपोर्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर आपको उनका नाम पता है तो वो आप लिख सकते हो, ठीक है। वेरियस ट्रांसपोर्टर्स के अगर आपको नाम पता है तो वो आप लिख सकते हो इसमें, जो कि आपको एक प्लस पॉइंट ऐड करने में मदद करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सोक्राइन फंक्शन ऑफ पैंक्रियास। एक्सोक्राइन फंक्शन ऑफ पैंक्रियास, इसमें पूछा गया है एक्सोक्राइन फंक्शन, एंडोक्राइन फंक्शन नहीं पूछा गया है। तो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल्स के बारे में आप इसमें मेंशन नहीं करेंगे, इंसुलिन के बारे में मेंशन नहीं करेंगे, ग्लूकागॉन के बारे में मेंशन नहीं करेंगे, और आप किसके बारे में नहीं, सोमैटोस्टैटिन के बारे में आप मेंशन नहीं करेंगे। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के बारे में आपको मेंशन नहीं करना है। तो मेंशन क्या करना है, एक्सोक्राइन फंक्शन। एक्सोक्राइन फंक्शन में पैंक्रियास कौन कौन सा एंजाइम सीक्रेट करता है और क्या उस एंजाइम का क्या एंजाइमेटिक एक्शन होता है, ये इसने पूछा है, ठीक है। सबसे पहले आपको पैंक्रियास के बारे में लिखना होगा, व्हाट इज पैंक्रियास, ठीक है। अगर आप पैंक्रियास के बारे में लिखते हैं व्हाट इज पैंक्रियास अलोंग विथ इट डायग्राम, तो आपको एक प्लस पॉइंट मिलने की संभावना है, ठीक है। फिर कौन कौन सा एंजाइम्स वो रिलीज करता है और वो एंजाइम्स का हमारे बॉडी पे क्या प्रभाव पड़ता है, जो फूड पार्टिकल है उनको ब्रेक डाउन में वो कैसे मदद करता है, और जब ब्रेक डाउन करता है तो उसका एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, ये सब इसमें पूछा है। रिगार्डिंग डाइजेस्टिव पार्ट, पैंक्रियास का डाइजेशन में क्या इंपॉर्टेंट रोल है उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लास्ट, मेनोपॉज। मेनोपॉज क्या है, मेनोपॉज क्या है, मेनोपॉज क्या है, जो फीमेल होती हैं एट आफ्टर सर्टेन एज, उनके बॉडी में जो हार्मोनल का लेवल रहता है, हार्मोन का लेवल रहता है, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन का लेवल वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। उसके वजह से क्या होता है, उनके बॉडी में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है वो बंद हो जाता है। उसी कंडीशन को हम लोग मेडिकल टर्म में या मेडिकल एस्पेक्ट में क्या बोलते हैं, मेनोपॉज बोलते हैं, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि एक सर्टेन एज में ही आकर के वो हो, वो पहले भी हो सकता है ड्यू टू वेरियस इटियोलॉजी एंड वेरिएट कॉजेस, ठीक है। तो अगर आपको उनके बारे में पता है तो आप इनलिस्ट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको इसका ट्रीटमेंट पता है तो आप लिख सकते हो कि हार्मोनल थेरेपी, ये सब आप दे करके इसको सुधार सकते हो। तो मेनोपॉज में आपको ये लिखना है, ठीक है। होप सो शॉर्ट नोट्स आपको क्लियर हैं, ठीक। आ जाइए लॉन्ग नोट्स के बारे में। सेक्शन सी, इसमें आपको क्या करना था, इसमें आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, अटेम्प्ट एनी 3, सिर्फ आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। आउट ऑफ, इसमें दिया गया है 1 2 3 4 5 क्वेश्चन, उसमें से आपको सिर्फ 3 अटेम्प्ट करना है। पहला क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन था, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। मैकेनिज्म ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, अगर मैकेनिज्म आप लिखते हैं कि हमारे बॉडी में गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन कैसे होता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सूटेबल डायग्राम, तो अगर आपको पता होगा तो आप इसमें लिख सकते हैं, डेवेनपोर्ट थ्योरी के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। डेवेनपोर्ट थ्योरी से हमारे बॉडी में HCl का सिक्रीशन कैसे होगा वो हमको पता चलेगा। HCl का सिक्रीशन होगा तो हमारे बॉडी में गैस्ट्रिक जूसेस का सिक्रीशन होगा। उसके लिए फिर 3 फेजेस हैं जो कि आपको लिखना होगा, ठीक है। पहला है सिफेलिक फेज, दूसरा है गैस्ट्रिक फेज, तीसरा है सिफेलिक गैस्ट्रिक, और आपका है इंटेस्टिनल फेज, और फिर लास्ट में आपका एक और फेज आता है जो कि स्टमक में होता है, दैट इज इंटरडाइजेस्टिव फेज। इसके बारे में आपको इलाबोरेट करके लिखना है, या सिर्फ फेजेस के नाम लिख सकते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ सूटेबल डायग्राम,
डिस्क्राइब द रेगुलेशन ऑफ HCl सिक्रीशन, वो तो आपने दे ही दिया। तो डेवेनपोर्ट थ्योरी जो है वो आपका 3 मार्क्स का हो जाएगा, क्योंकि ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। 3 फेजेस अगर आप लिखेंगे तो एक फेज में आपको 2 नंबर मिलेंगे, टोटल 6 मार्क्स हो जाएंगे आपके, ठीक है। एंड राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर पे आपका जो है वो लॉन्ग नोट होगा। जरूरी नहीं है सिफेलिक फेज में आपके फिर अंदर 3 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। 2 फेजेस इसके अंदर, 2 को नर्वस अगर होगा तो 2 को रिफ्लेक्सेस रहेगा, हार्मोनल होगा तो उसमें आपको 2 फेज, तो इसमें अगर आप मान लें 2 मार्क्स, इसमें आप मान लें 2 मार्क्स, इसमें फिर 4 मार्क्स आपका, फिर इसमें 2 मार्क्स आपका, फिर इसमें 2 मार्क्स, ऐसे करके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो रहेगा वो रहेगा। और पेप्टिक अल्सर पे आप डेफिनेशन शॉर्ट नोट लिखना है, साइंस एंड सिम्टम्स, ये सब आप मेंशन करेंगे, ठीक है। तो बाद बाकी जो मार्क्स बचता है वो आपका मान लीजिए 20 मार्क्स का है, तो 3 मार्क्स या 5 मार्क्स का आपका डेवेनपोर्ट थ्योरी जो कि HCl सिक्रीशन का, ये अगर आपका देखें तो ये 10 मार्क्स का हो जाएगा, और जो 5 मार्क्स का है वो आपका हो जाएगा पेप्टिक अल्सर, ठीक है। तो ये पूरा जो है वो आपका लॉन्ग नोट में आएगा गैस्ट्रिक सिक्रीशन से। नेक्स्ट, हार्मोन सिक्रेटेड बाय एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, ठीक है। एड्रिनल कॉर्टेक्स से तो 3 हार्मोन सिक्रीट होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स से 3 हार्मोन आपके सिक्रीट होते हैं। सबसे पहले आप उनका नाम लिखेंगे, ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, कॉर्टिकॉइड और सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। कौन से रीजन से सिक्रीट होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स से, ठीक है। जैसे कि एड्रिनल कॉर्टेक्स की हिस्टोलॉजी में देखेंगे तो 3 लेयर होंगे, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना रेटिकुलरिस, ठीक है। तो आप यहाँ पे जोन्स के बारे में लिखेंगे, कौन कौन से जोन्स से ये रिलीज होते हैं, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा द एक्शन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन का हमारे बॉडी पे क्या फंक्शन होता है, ठीक है। तो एक्शन में आपको लिखना है इसका फंक्शन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक। और लास्ट में आपको लिखना है ऐड अ नोट ऑन कशिंग सिंड्रोम, कशिंग सिंड्रोम के बारे में, जो हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होता है, तब हमारे बॉडी में एक सिंड्रोम होता है, उस सिंड्रोम के बारे में, हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के बारे में जो हमको आपको लिखना है, ठीक। ये आपको ग्लूकोकॉर्ट, पहला जो क्वेश्चन था वो आप 5 मार्क्स का मान लीजिए, दूसरा जो एक्शन हो जाएगा वो आपका 10 मार्क्स का मान लीजिए, और फिर कशिंग सिंड्रोम जो है वो आपका 5 मार्क्स का हो जाएगा। तो ये वे में आपका जो है वो बांटा गया है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा। फिर थर्ड जो क्वेश्चन था, डिफाइन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर, गिव इट्स नॉर्मल वैल्यू, ये शॉर्ट में आ जाएगा, ये 5 मार्क्स का है। राइट द डिफरेंट फैक्टर्स दैट डिटरमाइन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर, किन किन फैक्टर्स पे वो निर्भर करता है। एक्सप्लेन द लॉन्ग टर्म मैकेनिज्म ऑफ ब्लड प्रेशर, लॉन्ग टर्म मैकेनिज्म में क्या होता है, 4 मैकेनिज्म से हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल होता है। जो पहला मैकेनिज्म है वो है शॉर्ट टर्म या नर्वस, दूसरा है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म रेगुलेशन, फिर है आपका लॉन्ग टर्म रेगुलेशन, फिर है आपका हार्मोनल रेगुलेशन, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म रेगुलेशन जिसको हम लोग नर्वस रेगुलेशन भी बोलते हैं, दूसरा है आपका लॉन्ग टर्म रेगुलेशन जिसमें RAAS रेगुलेशन, इंटरसेल्युलर फ्लूइड मैकेनिज्म का जो रेगुलेशन है उसको, और हार्मोनल रेगुलेशन। तो इसमें सिर्फ आपसे RAAS के बारे में पूछा है, तो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के बारे में आपको इसमें बताना है। क्लियर? ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। तो पहला जो अगर आप आर्टीरियल ब्लड प्रेशर के बारे में लिख रहे हो तो इसका जो डेफिनेशन है, ठीक है, एंड इसकी वैल्यूज़ है, अगर इतना लिख देते हो तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा। अगर आप RAAS सिस्टम को इलाबोरेट करके चार्ट फॉर्म में लिख देते हो तो ये आपको 10 मार्क्स फेच कर देगा, ठीक है। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग जो है वो आपको 5 मार्क्स पे फेच करेगा, किन किन फैक्टर्स में हमारा बीपी निर्भर करता है वो, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था स्टेट लैंडस्टीनर्स लॉ।
लैंस्टीनर लॉ अगर आप मेंशन करते हो, लैंस्टीनर लॉ क्या था? सिंपल था, एक लॉ था जिसके तहत क्या कहा गया है कि हमारे जो ब्लड आरबीसीज है उनके ऊपर एंटीजन की कोटिंग रहती है, और जो एंटीजन जिस बॉडी में जो एंटीजन का कोटिंग रहेगा उसके बॉडी में उसका एंटीबॉडी एब्सेंट रहेगा। यही तो है लैंस्टीनर लॉ। ठीक है, तो बस इसको आपको लिखना है। फिर उसने पूछा है डिफरेंट ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, तीनों सिस्टम के बारे में लिखना है, ए बी ABO O। ठीक है, देन फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ ब्लड ग्रुपिंग, ब्लड ग्रुपिंग का फिजियोलॉजिकल बेसिस क्या है? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस के बारे में आपको यहाँ पे मेंशन करना है, ये आपको ध्यान देना है। एंड एड अ नोट ऑन क्रॉस मैचिंग ऑफ द ब्लड, क्रॉस मैचिंग ऑफ द ब्लड होने से या RH इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस या RH कंपैटिबिलिटी के बारे में मेंशन करना है यहाँ पे। ठीक है, इस पे आपको मिल जाएगा मार्क्स। एनामरेट द फंक्शनल एनाटॉमिकल, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, ऑफ द सेरिबेलम। एक्सप्लेन द कनेक्शन एंड फंक्शन ऑफ सेरिबेलम, राइट अ नोट ऑन सेरिब्रल लीजन्स। ठीक है, तो बहुत सारे लीजन्स हो सकते हैं जिनमें से आप, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, फंक्शनल एंड एनाटॉमिकल डिवीजन ऑफ सेरिब्रम के बारे में बताना है, कनेक्शन एंड फंक्शन ऑफ सेरिबेलम के बारे में बताना है, सेरिबेलम, ठीक है, एंड सेरिब्रल लीजन्स के बारे में बताना है। तो 3 क्वेश्चन जो आप पढ़ के आए हैं उसमें से कोई भी एक, बहुत कोई होगा जो नर्वस सिस्टम पढ़ के आया होगा, बहुत कोई होगा जो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ के आया होगा, बहुत कोई होगा जो एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ के आया होगा, बहुत कोई होगा जो सर्कुलेटरी पढ़ के आया होगा। तो आप जो सिस्टम पढ़ के आओगे, एटलीस्ट 3 सिस्टम तो आपको हर एक एग्जाम में पढ़ के जाना ही पड़ेगा, तब जा करके आप कोई भी टॉपिक को कवर कर पाओगे या क्वेश्चन पेपर को कवर कर पाओगे। तो मेन टॉपिक क्या है? सर्कुलेटरी हो गया, एंडोक्राइन हो गया, और आपका जो डाइजेस्टिव या ब्लड। ठीक है, तो सर्कुलेटरी में आपको ब्लड पढ़ना ही है, तो अगर आप ब्लड पढ़ के आए हैं, सर्कुलेटरी पढ़ के आए हैं, तो 2 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे ब्लड के। ठीक है, डाइजेस्टिव पढ़ के आए हैं तो वो क्वेश्चन बन जाएगा, पहला क्वेश्चन, और अगर आप एंडोक्राइन पढ़ के आए हैं तो उससे भी आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो ये था पूरा एनालिसिस। ठीक है, इस वे में अगर आप लिख करके आए हैं, मैं बता दूं कि मैं एक एनालिसिस दे रहा हूं आपको, मैं क्लियर कट नहीं बोल रहा हूं कि इस वे में आपका मार्किंग पैटर्न है। ठीक है, ये एक रफ एनालिसिस मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर।